हेलो बच्चों, मेरा नाम एस.के. चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन। एक्सप्लानेशन बिल्कुल इजी रहेगा और ट्रिक्स के साथ हम लोग कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन बुकलेट कोड है 12, जिसका मैं सॉल्यूशन इसमें करवा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन पूछा गया है नंबर 1, 100 टन क्लोजली वाउंड सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला एट इट्स सेंटर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 100, 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कुलर क्वाइल है। और आपको निकालना है द करेंट फ्लोइंग थ्रू द क्वाइल, करंट निकालना है। उसके बाद एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस क्वाइल आर रेस्पेक्टिवली, यानी करंट भी निकालना है और मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना है। तो करंट के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा सकते हो। सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, वो आप पढ़े होंगे, B = μ0/4π I/r, r रेडियस है, इंटू 2π, n टर्न्स के लिए n से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। B का वैल्यू दिया हुआ है 3.14 इंटू 10⁻³ μ0/4π। यहाँ से आप μ0 का वैल्यू दिया हुआ है 4π 10⁻⁷, यहाँ से μ0/4π का वैल्यू आप डायरेक्ट रख सकते हो 10⁻⁷, 10⁻⁷ μ0/4π का I आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻² ये मीटर में हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है 2π और n नंबर ऑफ टर्न्स कितना है बेटा, 100 है। तो यहाँ से देखो पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो ये पाई कट जाएगा। उसके बाद आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो लिखाएगा ये लिखाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 और इधर हो जाएगा I इंटू 10⁻⁻7 प्लस 10⁻+2 यानी 10⁻⁻5। ये 10⁻⁻5 दोनों साइड से कट जाएगा और आपको यहाँ पर बच रहा है 2I, यहाँ पर 2 भी बचा हुआ है, तो 2I यहाँ से I आप निकाल लो। यहाँ से जो आपको I मिलेगा 5/2, 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी 2.5 और यूनिट होता है करंट का एम्पियर। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। यहाँ पर देखो 2.5 वाला 2 ऑप्शन है, यानी फर्स्ट और सेकंड में से कोई करेक्ट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड करेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला होता है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स 100 और करंट आया है 2.5 और एरिया लिखा जाएगा πr², रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर ये है। यहाँ से आपको मिलेगा 10⁻⁻⁴, 25 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ पर आप सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आता है ये 2 के करीब आता है। ये जो वैल्यू आता है किसके करीब आता है बेटा, 2 के करीब। आप इसको सोल्व कर लेना, ये आता है 2 के करीब। 2 और इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसमें जो टिक मारा हुआ है उसको ध्यान में नहीं रखना है, वो स्टूडेंट का है। अभी जो मैं टिक लगाऊंगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आप देखो एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, मैच कर E=hν। ये एनर्जी ऑफ ए फोटोन होता है, यानी A का चौथा। तो A का चौथा में आपका 3 ऑप्शन है, 1, 3, 4। उसके बाद B देखो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, ये होता है वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी B का तीसरा, B का तीसरा, B का तीसरा, B का तीसरा ये है, B का तीसरा ये भी है, यानी 1 और 4 में से कोई करेक्ट होगा। λ=h/p, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, यानी C का पहला। तो C का पहला देख रहे हो आप, इसमें आ रहा है। और जो बच गया क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये हो जाएगा दूसरा, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं एक ये क्वेश्चन है डायोड से रिलेटेड, करंट आई इन द सर्किट शोन बिलो
करंट आपको बताना है सर्किट में, इस बैटरी में क्या करंट फ्लो करेगा। यहाँ आई दिखाया हुआ है, आप देखो आइडियल डायोड यहाँ लिखा हुआ है, ऑल डायोड्स आर आइडियल एंड आइडेंटिकल। डायोड आइडियल है, तो आइडियल डायोड के केस में क्या होता है, जो रिवर्स बायस में होता है वो बिल्कुल करंट कंडक्ट नहीं करता है, यानी ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। रिवर्स बायस में कोई करंट इसमें नहीं जाएगा, जो भी करंट ये होगा इस दोनों में जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल है जो फॉरवर्ड बायस में, पैरेलल में आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका लिख लो, आर इक्विवेलेंट जो पैरेलल में लिखा जाएगा ये हो जाएगा 4 × 2, 4 × 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2 6, R1 R2 बाय R1 + R2, 2 3 जा 6 आप कटा सकते हो, ये आ जाएगा 4/3 ओम। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया, और इस इक्विवेलेंट में 10 वोल्ट का बैटरी लगाया गया है, तो करंट क्या फ्लो करेगा, तो करंट के लिए फॉर्मूला होता है V/R इक्विवेलेंट। V है 10, R इक्विवेलेंट 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 30/4 हो जाएगा, 2 से कटा दो, 2 दूना 4, ये 15, 15/2 यानी 15/2 एम्पियर। ये ऑप्शन आपका 2 ऑप्शन करेक्ट है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये है 4 नंबर क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी। कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट आप यूनिटी ले लो, यानी 1 मीटर पर सेकेंड आप ले लो। स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट किया जाता है, c, और ये आप कह रहा है कि 1 मीटर पर सेकेंड आप यूनिटी ले लो। इफ लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। क्वेश्चन में कह रहा है कि सन से लाइट अर्थ पर पहुंचने में कितना टाइम लेता है, 6 मिनट 40 सेकेंड। इसको सेकेंड में बदल लेना, इस टाइम को किस में बदल लेना है बेटा, सेकेंड में। 6 मिनट और 40 सेकेंड है, इसको सेकेंड में बदल लेना है, तो 6 मिनट का मतलब 6 × 60 यानी 360 सेकेंड, और 40 ये कितना सेकेंड हो जाएगा, 400 सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड में इसको बदल लेना है। उसके बाद कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन न्यू यूनिट्स, जो इस तरीके के यूनिट में है, जो नए यूनिट में है उसमें इस बताना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, s इक्वल टू vt। स्पीड है 1 और टाइम कितना है 400, ये आ जाएगा 400 यूनिट्स आप बोल सकते हो। नए यूनिट में वैल्यू कितना होगा 400, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद आप देखो एक 5 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v विथ टाइम t ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज या आर करेक्ट, यानी एक या एक से अधिक भी करेक्ट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर आता है बेटा वो आता है आपको सी। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप किसी बॉल को वर्टिकली अप आप थ्रो करते हो तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v = u - gt होता है, यानी t = 0 पर वेलोसिटी है, तो यहाँ पर देख लो t = 0 पर एक सर्टेन वेलोसिटी है। उसके बाद ऊपर जा रहा है तो इसका जो t का कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। स्लोप यहाँ पर निगेटिव है, -g। स्लोप क्या है, निगेटिव। तो यहाँ पर देख रहे हो स्लोप निगेटिव, tan थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, इसको आप थीटा मान लेते हो तो स्लोप निगेटिव है। तो ये ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है। t = 0 पे एक सर्टेन वेलोसिटी है, तो यहाँ आप t = 0 लोगे तो एक सर्टेन वेलोसिटी u आ जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी 0 हुआ है क्योंकि आप जानते हो कि रिटार्डेशन में चलता है तो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने में वेलोसिटी 0 होता है। अब फिर डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो डायरेक्शन ये रिवर्स को बता रहा है, यानी वेलोसिटी यहाँ पर निगेटिव है, नीचे की तरफ आया है ग्राफ, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद आप देखो एक ये क्वेश्चन है 6 नंबर, इन वर्नियर कैलिपर्स 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 16 मेन स्केल डिवीजन, ईच डिवीजन ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर। ये मेन स्केल डिवीजन का लिस्ट काउंट दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, यानी ईच डिवीजन 1 मिलीमीटर का है। द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट चाहिए। तो सबसे पहले जो ये रिलेशन दिया हुआ है 20 VSD = 16 MSD, वो आप लिखो 20 VSD
ये इक्वल्स टू 16 MSD। ये आप लिख लो, यहाँ से 1 VSD अगर आप निकालते हो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये 16/20 हो जाएगा। मेन स्केल डिवीजन इसको आप कटाओगे 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 5 अठे 40, यानी 0.8 MSD ये आ जा रहा है, 0.8 MSD। और आपको निकालना है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के लिए आप जो फॉर्मूला पढ़े हो बेटा, ये होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ये फॉर्मूला होता है, ये लगा देना है। 1 MSD माइनस 1 VSD को आप कितना लिखोगे, 0.8 MSD ये आप लिखोगे। यहाँ से जो लीस्ट काउंट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 1 MSD माइनस 0.8 MSD, यानी 0.2 MSD मिल रहा है मेन स्केल डिवीजन। और 0.2 मेन स्केल डिवीजन जो दिया हुआ है, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, 2 × 1 ये मिलीमीटर में आ जाएगा। लेकिन बेटा इसमें ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो इसको आपको बदल लेना है। डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे, 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो ये 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है बेटा 7 नंबर, एन AC सर्किट कंटेन्स अ रेसिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम एंड कैपेसिटर ऑफ 0.1 माइक्रोफेराड एंड इंडक्टर ऑफ 1 मिली हेनरी कनेक्टेड इन सी। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज अप्रोक्सीमेटली। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है न्यू से डिनोट करते हैं, ये 1/2π√LC। इसमें आप वैल्यू रख दोगे तो 1/2 पाई का वैल्यू 3.14 और √LC, L कितना है 1 मिलीमीटर, 1 मिली हेनरी यानी 10⁻³ हेनरी। C कितना है 0.1 माइक्रो यानी 10⁻⁻6। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आता है 15.9। ये आपको सोल्व करके मिलेगा 15.9 इंटू 10⁻3, तो ये हर्ज में आएगा। लेकिन ऑप्शन है किलो हर्ज में, तो इसको आप किलो लिख सकते हो। 15.9 किलो हर्ज ये आ जाएगा, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक थिक रॉड है, मेटालिक रॉड है और स्टीडी करंट इससे पास हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और डिस्टेंस के बीच कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। ये एम्पियर्स लॉ से हम लोग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में ये ग्राफ दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आता है इनसाइड पॉइंट के लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बी इनसाइड, अगर इनसाइड में आप पॉइंट लेते हो रॉड के अंदर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है μ0 IR डिवाइडेड बाय A², ये आता है μ0 IR डिवाइड, ए रेडियस है यहाँ पे, ए क्या है बेटा रेडियस है, तो यहाँ पर ए ही रेडियस लिया गया है। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो तो B प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। उसका ग्राफ ये होगा स्ट्रेट लाइन, यानी यही ग्राफ इसका करेक्ट है। B प्रोपोर्शनल टू R इनसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा B आउटसाइड, ये आता है μ0 I डिवाइडेड बाय 2π आउटसाइड पॉइंट पर, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो B प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है। और इसका जो ग्राफ होता है BR इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ यहाँ पर, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। यानी ये वाला ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का ग्राफ है, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर हैविंग रेसिस्टेंस 4 ओम, एक ABCD बेंड टू फॉर्म स्क्वायर लूप ABCD सी फिगर। आप देख रहे हो ABCD एक वायर लिया हुआ है, 4 ओम रेसिस्टेंस का है, तो सारा 1 ओम का हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इक्वली डिवाइड रहता है, लेंथ सब 1 ओम का हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि रेसिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट B एंड D and a battery 2 volt is connected across point A and C as shown in figure. Now the value of current है।
कह रहा है कि बैटरी के साथ यहाँ पर आप देख रहे हो बी और डी के बीच में 2 ओम का एक रेसिस्टर लगाया गया है और कह रहा है कि इस बैटरी के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, ये आपको निकालना है। आप यहाँ पर देखो कि ए और सी के बीच बैटरी लगाया गया है। किसके बीच बैटरी लगाया गया है बेटा? ए और सी के बीच बैटरी लगाया गया। ये मान लो ये बैटरी लगाया गया है 2 वोल्ट का। उस किसके बीच निकालना है बेटा? सी के अक्रॉस निकालना है यहाँ पर, और वो वैल्यू रख देना है। यही आई करंट पूछ रहा है। आई करंट, ये बैटरी कितना करंट डिलीवर करेगा गया है। ए और सी के बीच आप देख रहे हो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। ये दोनों का रेशियो 1/1 फिर 1/1 तो ये बीच से हट जाता है। ये आप पढ़े होंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। यहाँ पर 1/1 सीरीज में हो जाएगा, ये हट जाएगा तो इधर भी 1/1 सीरीज में 2 और 2 का पैरेलल में 1 ओम आ जाएगा। यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो ए और सी के बीच आ रहा है वो आ रहा है 1 ओम। आपको करंट चाहिए V/R इक्विवेलेंट, यही करंट होता है। V दिया हुआ है 2 वोल्ट, R इक्विवेलेंट 1 आया है, तो करंट कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद एक ये 10 नंबर क्वेश्चन है। एन अननोन न्यूक्लियस हैज ए न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ 2.29 × 10⁻17 kg/m³ एंड मास 19.926 × 10⁻27 kg। इस मास नंबर पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? R0 का वैल्यू कह रहा है इतना लीजिए और 4π का वैल्यू 12.56। मास नंबर इसका चाहिए। तो आप एक चीज़ पढ़े हो, मास इक्वल टू क्या होता है बेटा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, V∝। और न्यूक्लियस के केस में वॉल्यूम स्फेरिकल यानी 4/3πr³ लिखा जाता है इंटू रो। और R के बारे में आप पढ़े हो, न्यूक्लियस का जो R होता है वो होता है R0 A⁻⁴ इस पर पावर 3 है तो 3 लिखा जाएगा इंटू रो। यहाँ से जो आपको मिल रहा है m इक्वल्स टू मिल रहा है 4/3π R0 का क्यूब हो जाएगा, R0 क्यूब हो जाएगा। और A⁻⁴ इंटू 3 है तो पावर गुना में रहता है, 3 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा A इंटू रो। आपको A ही चाहिए तो A यहाँ से आप निकाल लो। 3m डिवाइडेड बाय 4π R0 क्यूब इंटू रो, ये हो जाएगा। सब चीज़ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर मास दिया हुआ है, 4π का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, R0 का वैल्यू जो आपको रखना है वो दिया हुआ है, डेंसिटी भी देखो दिया हुआ है। सब आप यहाँ पर रख दोगे तो यहाँ जो सोल्व करके आता है ये 12.01 समथिंग आता है। यानी आपको 12 में मार देने अप्रोक्सीमेटली चाहिए तो 12 के करीब आ जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 12.01 समथिंग आता है तो आप इसको 12 मार सकते हो अप्रोक्सीमेटली। इसको सोल्व कर लेना। उसके बाद देखो कि 11 नंबर ये क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 टेस्ला। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यहाँ पर डेटा का स्थान पर यहाँ 8 सेंटीमीटर, वहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया गया है। डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ। ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट, कट के अक्रॉस ईएमएफ पूछ रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड ऑफ द लूप, यानी उस लूप को जो मूव करवाया जा रहा है नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड, यानी शॉर्टर साइड का ही लेंथ लिया जाएगा क्योंकि वेलोसिटी शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर है। मोशनल ईएमएफ उसमें डेवलप्ड होगा। मोशनल ईएमएफ को ईएम से आप डिनोट कर सकते हो, इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे VBL। V है वेलोसिटी जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2/100 आप इसको लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड 0.3 SIM दिया हुआ है और लेंथ इसका है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 3 डिवाइडेड बाय 100, ये सेंटीमीटर में ये 3 है बेटा। ये आ जाएगा आपका 3 × 9 × 2 = 18 यानी 1.8 इंटू पावर में हो जाएगा 10⁻⁻⁴, 10⁻⁴ नीचे है, ऊपर जाएगा 10⁻⁴,
और वोल्ट इसका यूनिट होता है, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। एक ये 12 नंबर क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। इट इज कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 एम्पियर। द शंट रिक्वायर्ड इज, शंट रेसिस्टेंस इसमें पूछा जा रहा है। शंट रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S = G/N-1। जी गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है जो 100 दिया हुआ है। N होता है I/Ig। I हुआ मेन करेंट और Ig हुआ गैल्वेनोमीटर करंट -1। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड, I दिया हुआ है 10 एम्पियर, मेन करंट यहाँ पर कह रहा है कि 10 एम्पियर हो जाता है, और गैल्वेनोमीटर करंट 1 मिली एम्पियर। 1 मिली मतलब 10⁻³ ये आप देख रहे हो, ये गैल्वेनोमीटर करंट है -1। तो ये जो आपको आएगा ये आएगा 100 डिवाइडेड बाय 10⁴ -1, यानी अप्रोक्सीमेटली इसको आप 10⁴ ले सकते हो, क्योंकि 1 इसमें माइनस करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, 2 जीरो कट जाएगा। ये आएगा 1/100। ये कितना आएगा बेटा? 1/100 आएगा। 1/100 यानी 0.01, और इसका यूनिट होता है ओम, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक ये देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। कह रहा है जहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहाँ पर जो इंटेंसिटी मिलता है वो के यूनिट है। इंटेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा/2, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा ये होता है। और डेल्टा आपको यहाँ नहीं पता है, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है लैम्डा, तो आप डेल्टा यहाँ से निकाल लो। तो डेल्टा के लिए जो फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू डेल्टा x, फेज डिफरेंस, और डेल्टा x होता है पाथ डिफरेंस, ये लैम्डा वेवलेंथ है। 2π/λ, डेल्टा x लैम्डा दिया हुआ है फर्स्ट केस में, तो ये कट जाएगा, तो फेज डिफरेंस आया 2π। ये चीज़ यहाँ पर रख देना है, ये यहाँ पर रख देना है 4I0। और इंटेंसिटी के बारे में कह रहा है कि के हो जाता है इंटेंसिटी, तो के रख देना है। और ये कॉस स्क्वायर 2π आया है, 2π/2 यानी पाई हो जाएगा। के इक्वल्स टू यहाँ से मिलेगा 4I0 कॉस स्क्वायर पाई, कॉस पाई -1 होता है तो -1 का स्क्वायर। यहाँ से आपको I0 मिल जाएगा, यानी इंडिविजुअल जो लाइट है उसका इंटेंसिटी आपको मिल जाएगा k/4। I0 इक्वल्स टू k/4। अब कह रहा है कि जब पाथ डिफरेंस λ/3 हो तब इंटेंसिटी क्या होगा, तो इस पर फेज डिफरेंस हमको चाहिए। पाथ डिफरेंस λ/3 पर फेज डिफरेंस निकाल लो आप, 2π/λ इंटू डेल्टा x, डेल्टा x दिया हुआ है λ/3, ये कट जाएगा। 2π/3 का मतलब हुआ 120 डिग्री। अब आपको इंटेंसिटी इसी पर चाहिए, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4I0। I0 का वैल्यू आप निकाल चुके हो k/4। यहाँ पर आप देखो I0 का वैल्यू यहाँ पर आप निकाल चुके हो, k/4 वो रख देना है। कॉस स्क्वायर 120 डिवाइडेड बाई 2 यानी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। और ये 4 से 4 कट जाएगा, के ऊपर लिखा हुआ है cos 60 हाफ होता है उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 यानी k/4, यानी फाइनल जो इंटेंसिटी मिलेगा वो k/4 मिलेगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। उसके बाद देखो एक ये 14 नंबर क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg व्हेन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट ऑन इट आर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पर 8 न्यूटन और 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का मास है 5 kg। ये चीज़ कह रहा है, ये आपका कोई बॉडी है 5 kg का, और इस पर एक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का, 8 न्यूटन, और एक परपेंडिकुलरली यानी इधर लग रहा है 6 न्यूटन का। इस दोनों फोर्स को आप एक ऑर्डर में ले लो, यहाँ पर ले लो, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर ये 6 न्यूटन का लग रहा है,
रिवर्स ऑर्डर में आप मिला सकते हो तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा 8 6 ये आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि 6 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। यानी इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है तो वो बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। फोर्स निकल गया, मास पता है, आप एक्सेलरेशन निकाल लो यहाँ से। एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी 5 दूना 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसमें आएगा। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख रहे हो, 3 में ऑप्शन दिया हुआ है। इसको आप मान लो थीटा, और आप यहाँ से लगा दो फॉर्मूला tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस 6/8, 2 तिया 6, 2 चौक 8। यहाँ से आप tan थीटा, यहाँ से आप थीटा निकालोगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। और ये एंगल किसके साथ है, तो ये 8 न्यूटन के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हो 8 न्यूटन के साथ, देख लो ऑप्शन कौन सा होगा। 8 न्यूटन के साथ tan इनवर्स 3/4 एंगल, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखो एक ये क्वेश्चन है 15 नंबर, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या चीज़ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है कैपेसिटर चैप्टर में। वहाँ पर इसमें 3 ऐसे कैपेसिटर लिया गया है और यहाँ एक कैपेसिटर। इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है कि 4 कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटी का लिया गया है, C1 C2 C3 C4 10 माइक्रोफेराड ये दिया हुआ है। C5 का वैल्यू 2.5 माइक्रोफेराड है। 50 वोल्ट का यहाँ बैटरी लगा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड द चार्जेज ऑन ईच कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली आर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको चाहिए पहले, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकाला जाता है ये बैटरी का क्रॉस निकाला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये चारों सीरीज में है। सीरीज में जो फॉर्मूला होता है इक्वल कैपेसिटी के लिए वो C/N होता है। ठीक है बेटा, C कितना दिया हुआ है 10, नंबर ऑफ कैपेसिटर है 4, ये कितना हो जाएगा 2.5 माइक्रोफैराड ये हो जाएगा। उसके साथ ये पैरेलल में है तो जो इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में ऐड हो जाता है, यानी 2.5 ये आया है, अब प्लस 2.5 एक और है। C5 का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हो 2.5, तो ये ऐड होकर के आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। तो 5 माइक्रोफेराड वाला 3 ऑप्शन है। अब चार्ज निकालना है सब पर, तो आप देख रहे हो कि इस पर जो ये चारों पर सेम चार्ज डेवलप्ड होगा और उसका इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हो। इस चारों का इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हो 2.5। तो चार्ज जो चारों पर होगा वो सेम होगा, क्योंकि सीरीज में है। Q1 इज इक्वल टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q4, और ये हो जाएगा CV वाले फॉर्मूला से। C इक्विवेलेंट यानी 2.5 और V दिया हुआ है 50। इसको गुना करोगे तो 25 पचे 125, और डेसिमल के वजह से ये 0 आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी 125 माइक्रोकूलम का चार्ज इस चारों पर डेवलप्ड होगा। Q5 देख लो कि इस पर क्या डेवलप्ड होगा, तो इसका डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन है तो सीधा CV लग जाएगा। C कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है 2.5 और इस दिया हुआ है 50, तो ये हो जाएगा 125 माइक्रोकूलम, ये भी हो जाएगा। यानी सारे पर चार्ज सेम आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, सारे पर सेम चार्ज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट सी फिगर द पोजीशंस ऑफ द सेल ई एंड गैल्वेनोमीटर जी आर इंटरचेंज। कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का और सेल ई का पोजीशन अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो वी सेल ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर में क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप इसका पोजीशन इंटरचेंज कर देते हो तो क्या ऑब्जर्व हम लोग इसमें करेंगे। नंबर 1 ऑप्शन है ओनली द राइट साइडेड डिफ्लेक्शन, ये आपका गलत है। ओनली द लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन, ये भी गलत है। देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ द जॉकी, ये भी आपका गलत है। ये बोथ राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन होगा। एंड एट बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन, बैलेंस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है, ये याद रखना है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है 17 नंबर, द पावर ऑफ ए क्रेन व्हिच लिफ्ट्स ए मास ऑफ 1000 kg टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकेंड। कह रहा है कि
1000 kg के ऑब्जेक्ट को 20 मीटर हाइट तक अगर आप ले जाते हो 10 सेकेंड में, तो कितना पावर क्रेन उस पर डिलीवर करता है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय टाइम। और ये जो वर्क यहाँ पर होता है वो mgh के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। मास दिया हुआ है 1000, g का वैल्यू यहाँ पर लेना है 9.8 और h दिया हुआ है 20 मीटर। 20 डिवाइडेड बाय टाइम 10 सेकेंड। तो यहाँ से आप एक जीरो कटा सकते हो। 9.8 इंटू 2 ये हो जाता है 19.6। ये कितना हो जाता है बेटा? 19.6। और ये जो 10 है उसको किलो आप लिख सकते हो। वाट इसका यूनिट है। ये जो 1000 है उसको किलो लिखा गया है, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद आप देखो एक ये क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। यंग मॉडुलस के बारे में कहते हैं। यंग मॉडुलस ये होता है F/A L/डेल्टा है, यानी A का होगा दूसरा। कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल, तो बल्क मॉडुलस ये होता है -PV/डेल्टा B। इसी का रेसिप्रोकल टाइप का ये होता है कंप्रेसिबिलिटी, यानी B का हो जाएगा तीसरा और C का हो जाएगा चौथा। A का होगा दूसरा, A का दूसरा में ये है, B का तीसरा, C का चौथा और D का जो बच गया वो पहला। ये हो गया पॉइजनस रेशियो, यानी एक ही मिल रहा है A का दूसरा, बाकी तो A में दूसरा कोई है नहीं। तो ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखो एक ये 19 नंबर क्वेश्चन, इन अ कनकेव लेंस अ रे ऑफ लाइट इमेनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर है कनकेव लेंस है और एक ऑब्जेक्ट से लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, पैरेलल जा रहा है। हम लोग जानते हैं पैरेलल जाता है तो इसे डाइवर्ज होता है लाइट, और पीछे की तरफ आता है। पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से अगर आप मिला दोगे तो ये फोकस होता है। ये हम लोग जानते हैं इसे पैरेलल जाने। कनकेव लेंस में आप देख रहे हो इमर्जेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये गलत है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इमर्ज नहीं हो रहा है। एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये कहा जाता है। तो यहाँ से ही ये डाइवर्ज जैसा एपियर हो रहा है, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। ये दोनों देखो गलत कैसे होगा, पास थ्रू 2F, 2F से पास करता है आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो 2F से तो पास नहीं कर रहा है, 2F तो इधर होता है बेटा 2F। उसके बाद पासेज थ्रू द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इस साइड वाले को बोला जाता है F', तो इससे तो पास हो नहीं रहा है, यानी ये दोनों भी गलत है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक ये क्वेश्चन है 20 नंबर, थिन वायर ऑफ लेंथ L, linear mass density small m is bent into a circular ring in xy plane। ये xy plane में रिंग को रखा गया with center C पर सेंटर है as shown in figure। the moment of inertia of the ring about an axis y dash will be, y dash ये रिंग के प्लेन में है। तो हम लोग जानते हैं रिंग के प्लेन में यानी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर एक्सिस अगर बेटा इस तरीके से होगा तो ये डायमीटर जब आप लोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 रिंग का डायमीटर का अबाउट, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस का अबाउट mr² होता है और डायमीटर का अबाउट उसका आधा mr²/2। तो जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश के अबाउट मिलेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना है। ये IG का अबाउट यानी IC का अबाउट, सेंटर ऑफ मास का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² प्लस md², m d यही है, ये रेडियस इसका d है, यानी mr²। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3mr²/2। मास नहीं दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ, यानी यूनिट लेंथ का मास m है और l लेंथ का ये रिंग है, तो l लेंथ का मास हो जाएगा ml, यानी कैपिटल M के स्थान पर क्या लिखाएगा? ml लिखाएगा। ये कैपिटल M को रिप्रेजेंट करे। फिर R नहीं दिया है, लेंथ दिया हुआ है। रिंग का लेंथ होता है 2πr, पेरीमीटर के बराबर। ये L दिया, यहाँ से R निकाल लेना है।
यहाँ से r निकाल लेना है L/2 अब यही चीज़ यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 मास के स्थान पर स्मॉल ml r² r है L/2 इसका स्क्वायर और नीचे ये तो 3/2 लिखा ही गया है, मास लिखा गया, r² लिखा गया। अब इसको सोल्व करके जो मिलेगा आपको 3 ये 2 का स्क्वायर 4 यानी 3/8 मिलेगा, m मिलेगा, l यहाँ है, L² यहाँ है तो L³ हो जाएगा और नीचे पाई का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर भी रहेगा 3m L³/8 स्क्वायर, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। उसके बाद देखो एक 21 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट साइड ऑफ ए मेटालिक क्यूब ऑफ मास 5.580 kg मेजर्ड टू बी 9 सेंटीमीटर 9.0 सेंटीमीटर, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड एज, ये डेंसिटी दिया हुआ x × 10⁻³ वेयर द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आपको यहाँ पर बताना है, यानी डेंसिटी आपको चाहिए, ये मास बाय वॉल्यूम होता है और ये है आपका मेटालिक क्यूब तो उसका वॉल्यूम होता है a³ साइड का क्यूब, मास है 5.580 डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर है, 9 × 10⁻², इसका क्यूब ये ऐसा ही होगा। इसको आप सोल्व करोगे बेटा तो ये आएगा 7.654 × 10⁻³ ये आता है, ये जो पावर माइनस में ऊपर जाके प्लस बनता है इतना आता है। लेकिन आपको चाहिए करेक्ट जो कि सिग्निफिकेंटली सही हो। सिग्निफिकेंटली सही के लिए जो लिया जाता है वो देखना पड़ता है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें, तो यहाँ पर देखो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पर 9.0 का 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट, ये नहीं लेना मतलब 4 वाला नहीं लेना, यहाँ पर देखो 4 आ रहा है नहीं लेना है, तो ये 7.7 और 10⁻³ लिया जा सकता है। यहाँ पर 5 है तो इसको जैसे ही हटाओगे आप यहाँ से तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही करेक्ट यहाँ पर वैल्यू सबसे करेक्ट आएगा। x का वैल्यू यही हुआ 10⁻³ यहाँ पर है ही, x का स्थान पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कंपेयर करोगे तो ये x का वैल्यू हो जाएगा 7.7 यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। टेबलिंग हार्मोनिक वेव yxt = 2.0 cos 2π tan t - 0.0080x + 0.35 ये दिया हुआ है। टेबलिंग वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, y x और t पर डिपेंड कर, वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया, टाइम सेकेंड में, फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। ये पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है बेटा ये दिया हुआ है पाथ डिफरेंस, उसको डेल्टा x से डिनोट किया जाता है 0.5 मीटर। आपको चाहिए फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है डेल्टा = 2π/λ, 2π/λ इंटू डेल्टा x। डेल्टा x दिया हुआ है, लेमडा चाहिए, लेमडा इक्वेशंस लिखाएगा। फॉर्मूला एक होता है k = 2π/λ और k जो दिया हुआ है यहाँ पर वो दिया हुआ है x का कोएफिशिएंट k होता है, तो कोएफिशिएंट में ये 2π भी आ जाएगा यहाँ पर इसके साथ प्रोडक्ट में, यानी k का वैल्यू दिया हुआ है 2π × 0.008। k का यूनिट होता है पर मीटर या पर सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर में y है तो ये पर सेंटीमीटर हुआ, नीचे सेंटीमीटर हुआ, तो आप इसको लिख सकते हो 10⁻² में 10⁻² नीचे कर दोगे तो पर मीटर में ये आ जाएगा। ये k का वैल्यू हो गया = 2π/λ हो जाएगा, 2π कट जाएगा यहाँ से और ये जो 10⁻² है यहाँ गुना हो जाएगा तो 2 डिजिट डेसिमल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिजिट डेसिमल आगे चला जाएगा तो 0.8 मिलेगा 1/λ। यहाँ से आप 1/λ ही निकाल लो तो 0.8 आ जाएगा 1/λ, वही यहाँ डायरेक्ट रख देना है।
तो 2 पाई रहेगा और 1 बाय लेमडा कितना लिखा जाएगा बेटा 0.8, ये 1 बाय लेमडा ही लिखा जाएगा। और डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस होता है जो 0.5 दिया हुआ इंटू 0.5, तो डेल्टा फेज डिफरेंस यहाँ से मिल जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 यानी 1 पाई और ये 0.8 रह जाएगा, 0.8 पाई। यूनिट इसका होगा रेडियन, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। 0.8 पाई रेडियन, यही आ जाएगा फेज डिफरेंस जो इसमें निकालना था। उसके बाद देखो कि ये क्वेश्चन है, रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म एबीसी एज शोन इन फिगर, रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर इज पैरेलल टू इट्स बेस बीसी, ये क्यू आर बीसी के पैरेलल है। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज 50 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री दिया हुआ है। देन द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, डेल्टा निकालना है। यहाँ पर आप देखो ये इक्विलेटरल प्रिज्म है वो 60 है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पर देखो ये दोनों पैरेलल है तो ये 60 हो जाएगा पूरा, ये 60 होगा तो यहाँ का एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, यानी R का वैल्यू यहाँ पर आ जा रहा है 30 डिग्री। फिर देखो कि ये 60 हो जाएगा, यहाँ पर ये 60 होगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हम लोग R डैश से डिनोट करते हैं, R डैश इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर आप देख रहे हो R डैश दोनों आपस में इक्वल, जब R डैश इक्वल होता है तो I भी I डैश के इक्वल होता है और डेविएशन मिनिमम हो जाता है उस केस में, क्योंकि I यहाँ पर है, I डैश इसको लिया जाता है, डेविएशन हो जाता है उस केस में मिनिमम। I डैश के बराबर जब हो जाए, R डैश के बराबर हो जाए तो डेविएशन मिनिमम होता है, और मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता है 2I माइनस ए। 2I दिया हुआ है 50, ए है 60, 100 माइनस 60 यानी 40 डिग्री। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद आप देखो एक ये क्वेश्चन है 24 नंबर, इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस द डायोड डी विल बी ऑफ द फॉर्म, डायोड के थ्रू जो वोल्टेज है वो आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। यहाँ पर देखो एक पीरियड के लिए ग्राफ है, तो इनपुट में जब एक पीरियड का ग्राफ होता है तो फॉरवर्ड बायस में हाफ में कंडक्ट होता है, अनदर हाफ में कंडक्ट नहीं हो पाता है, यानी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल पाता है। तो ऐसा ग्राफ बस एक यही है जिसमें हाफ रिवॉल्यूशन में तो कंडक्ट हो पाता है, मिल पाता है आउटपुट वोल्टेज, लेकिन अनदर हाफ में 0 हो जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ये 25 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड टी द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के ई विथ टाइम टी इज रिप्रेजेंटेड बाय, काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। सिंपल पेंडुलम के लिए, सिंपल पेंडुलम तो एसएचएम करता है, तो एसएचएम के लिए कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है टाइम के फंक्शन के फॉर्म में वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और वी होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यानी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। के और टी के बीच जो यहाँ ग्राफ होता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो ग्राफ होता है इसमें 2 बार मैक्सिमा मिलता है, 2 बार एपेक्स मिलता है कॉस स्क्वायर थीटा के ग्राफ में, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। निगेटिव वैल्यू नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, यहाँ भी नीचे वैल्यू आया है तो वो नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो का वेरी कर रहा है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद आप देखो कि ये क्वेश्चन, रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट ईएमएफ इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम, इफ द करेंट इन द सर्किट 0.6 एम्पियर द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है बैटरी का। टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है बेटा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। ई होता है ईएमएफ जो दिया हुआ है 12 वोल्ट, माइनस आई हो गया करंट 0.6 और इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम, ये हो जाएगा 12 माइनस 1.2,
तो ये आ जाएगा 10.8 वोल्ट, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। एक ये 27 नंबर क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टू अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ विल बी। कह रहा है कि अर्थ के सरफेस से r हाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ले जाते हो तो क्या वर्क करना पड़ता है। वो जो वर्क करना पड़ता है बेटा W, ये होता है mgh/1 + h/r, ऐसे रहता है। रेफरेंस पोजीशन आप अर्थ सरफेस को अगर लेते हो तो यही वर्क करना पड़ता है जो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। इसमें आपको लेना है कंडीशन H = R, ये कंडीशन लेना है इसमें, ये कंडीशन आपको लगानी, यानी R हाइट आपको ले जाना है। तो जो वर्क करना पड़ेगा वो mgr, यानी H के स्थान पर R लिखा जाएगा, नीचे 1 + R/R, R/R ये कट करके 1 आएगा, तो यानी 1 + 1 2, तो ये जो आपको वर्क करना पड़ेगा mgr/2, ये वर्क करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था। उसके बाद देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू ए सिस्टम एट ए रेट ऑफ 100 वाट, और इफ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ 75 जूल पर सेकंड, यानी वाट ये, देन द रेट एट व्हिच इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, किस रेट से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, यानी ये भी वाट ही में पूछ रहा है। बस इसमें कुछ नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स लगाना है, डेल्टा Q = W + डेल्टा U। पर यूनिट टाइम में ये दोनों चीज़ दिया हुआ है, डेल्टा U निकालना है, ये दिया हुआ है 100 और वर्क दिया हुआ है 75, डेल्टा U आपको निकालना है। यहाँ से आप डेल्टा U आप निकालोगे तो 100 - 75 25, और ये वाट में आ जाएगा, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, रूम हीटर इज रेटेड 400 वाट 220 वोल्ट। अगर रेट दिया हुआ है तो यहाँ से रेसिस्टेंस निकलता है, रेसिस्टेंस निकाल लेना है इस फॉर्मूला से, V²/P। भी दिया हुआ है 220 × 220 और P दिया हुआ है 400, एक दोनों जीरो आपका कट जाएगा। आप यहाँ से 2 से कटाओगे, 2 × 2 = 4, ये 11 हो जाएगा। फिर इसको कटाओगे तो ये भी 11 हो जाएगा, 11 × 11 121 ओम आ जाएगा। फिर कह रहा है इफ़ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप टू इतना, कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज अगर घटा कर कितना कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम। उस केस में पावर कंज्यूम क्या होगा, तो पावर कंज्यूम के लिए फॉर्मूला V²/R लगा देना है। V लेना है 200 × 200, R हो गया 121। तो ये जो आएगा सोल्व करके, ये 330 पॉइंट समथिंग 9 कुछ आता है, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 331 ये ले सकते हो, इतना वाट, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद आप देखो एक ये 30 नंबर क्वेश्चन, व्हेन अ रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन्स कैच इट विथ डिफरेंट रिएक्शन टाइम। कह रहा है कि एक रूलर को हम गिराते हैं और 5 जो डिफरेंट पर्सन है वो डिफरेंट टाइम में कैच करता है। जी का वैल्यू 9.8 कह रहा है कि लेने के लिए। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस टेबल बाय द रूलर फॉर ईच पर्सन। प्रत्येक पर्सन के लिए जो डिस्टेंस का वैल्यू होगा उसका ऑर्डर बताना। एक चीज़ आप देख रहे हो कि ऊपर से जब गिराया जाता है तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है U0 होता है, तो ½ GT² हम लोग लेते हैं। G तो कांस्टेंट रहेगा, T पर डिपेंड करेगा, जिसका T छोटा होगा वो ज़्यादा, वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, जिसका T बड़ा होगा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। यानी सबसे छोटा T वाला है 0.18, ये सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगा, यानी C का जो डिस्टेंस होगा सबसे कम होगा। उसके ऊपर देख लेना है ये वाला, ये है D, फिर उससे ऊपर हो जाएगा
तो उससे ऊपर हो जाएगा 20 वाला ए वाला हो जाएगा, उससे ऊपर हो जाएगा 21 वाला ई हो जाएगा, और सबसे ऊपर ये 0.22 वाला, यानी बी का सबसे ज़्यादा होगा। तो ऐसा ऑप्शन देख रहे हो, सी सबसे छोटा, डी उससे बड़ा, ए उससे बड़ा, ई उससे बड़ा, बी सबसे बड़ा, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन था मोशन अंडर ग्रेविटी का। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है 31 नंबर, कंसीडर टू अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 200 पिकोफेराड, one of them is charged by 100 volt supply and disconnected. Now this capacitor is connected to the uncharged capacitor. The amount of electrostatic energy lost in the process is. यहाँ पर आप देख रहे हो शुरू में जो एनर्जी मिलेगा वो हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। शुरू में जो एनर्जी आपको मिलेगा बेटा ई इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा हाफ सी वी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से सी का वैल्यू दिया हुआ है 200 पिको होता है 10⁻⁻12, और वी स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर ये हो जाएगा 10⁴। सोल्व करके मिलेगा 2 से इसको आप कटा दोगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी 10⁶ 10⁻⁻12, तो ये मिलेगा 10⁻⁻6 जूल इनिशियली। फाइनली क्या हुआ है कि उसको बैटरी को डिस्कनेक्ट करके एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। इक्वल कैपेसिटी वाले अनचार्ज कैपेसिटर क्या है, इक्वल कैपेसिटी वाले से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो उस केस में जो कॉमन पोटेंशियल आता है ये हम लोग पढ़ते हैं कॉमन पोटेंशियल आधा हो जाता है, यानी 100 वोल्ट है तो कॉमन पोटेंशियल 50 वोल्ट हो जाता है। दोनों का क्रॉस 50-50 वोल्ट हो जाता है कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि इक्वल कैपेसिटी है। और अब एनर्जी निकाल लेना है ई डैश फाइनली, तो ये हो जाएगा हाफ C1 + C2 वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग जाएगा, दो कैपेसिटर है, हाफ 200 + 200 400 हो जाएगा, और भी है 50, तो 50 का स्क्वायर लिखा जाएगा। 2 से आप कटा दोगे तो यहाँ 200 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो 5 का स्क्वायर 25, यानी 2500। सी ये पिको में है वो भी लिख देना है 10⁻⁻12 पिको के लिए। ये 2500 ये होगा 2500, यानी 20 25 पर, यहाँ पर 25 दूना 50, यानी 50 पर 4 0 हो रहा है। ये आपको जो मिल रहा है ये मिल रहा है 50 पर 4 0, यानी 5 × 10⁵ मिल रहा है, 10⁻⁻12 है। इसको 0.5 लिखोगे तो यहाँ 10⁶ हो जाएगा, और इसको इसके साथ सोल्व करोगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा इतना जूल। यानी एनर्जी का लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है तो ई माइनस ई डैश कर देना है। कितना लॉस हुआ है तो ई माइनस ई, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल ये है 1 × 10⁻⁻6, ये है 0.5, तो जो इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो 1 - 0.5 यानी 0.5 आएगा 10⁻⁻6 जूल, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। 0.5 × 10⁻⁻6 जूल। यहाँ जो टिक किया हुआ इसको नहीं देखना है, वो स्टूडेंट का पेपर में लिया हूँ उसका टिक किया हुआ है, उससे डाइवर्ट नहीं होना है। उसके बाद आप देखो एक ये 32 नंबर क्वेश्चन, सविथा 11 स्टैंडर्ड स्टूडेंट while conducting an experiment determine the effective length of a simple pendulum L, notes down the data of the time taken to complete 30 oscillation as 60 सेकेंड में 30 oscillation वो कंप्लीट करता है। क्या करता है बेटा, 60 सेकेंड में ये 30 oscillations कंप्लीट करता है। तो आपको निकाल लेना है कि 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन करेगा। ये हो जाएगा 30/60, 30 दूना 60। 1 सेकेंड में हाफ ऑसिलेशन करता है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाता है। 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन करेगा वो क्या हो जाता है उसका फ्रीक्वेंसी। यहाँ से टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल यानी 2 सेकेंड आ जाएगा टाइम पीरियड।
फिर उसके बाद कह रहा है हैंस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एज पाई स्क्वायर 9.8 लेना जी। टाइम पीरियड निकल ही चुका है सिंपल पेंडुलम का, और आपको निकालना है इफेक्टिव लेंथ। तो फॉर्मूला टाइम पीरियड का लगा देना है, t इक्वल टू 2π√L/g। तो यहाँ से आप लिख दोगे दिस इम्प्लाई दैट 2 इज इक्वल टू 2π√L/g का वैल्यू 9.8 लेना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो एक साइड जो मिलेगा आपको वो मिलेगा L डिवाइडेड बाई 9.8, रूट हट जाएगा। ये जो पाई स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो 1/पाई स्क्वायर हो जाएगा, L/9 1/पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर के बारे में कह रहा है कि 9.8 लेने के लिए, यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये 9.8 कट जाएगा और L का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 मीटर। यही इफेक्टिव लेंथ आएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है 33, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से स्टार्ट होगा तो कितना टाइम लेगा टेक टू रीच द पीक वैल्यू। करंट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो के लिए। और क्वेश्चन में कह रहा है कि पीक वैल्यू के ही बराबर ये करंट हो जाए, उसमें क्या टाइम लगेगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इम्प्लाइज दैट I0 पीक वैल्यू के बराबर ले लेना है, I0 साइन ओमेगा को 2πf लिख देंगे इनटू टी। यहाँ पर देखो I0 कट जाएगा, ये 1 इक्वल टू इतना आया, 1 साइन π/2 का वैल्यू होता है। इधर हो जाएगा साइन 2π, f दिया हुआ है रख देंगे 60 इनटू टी। दोनों साइड साइन वाला ही वैल्यू है तो π/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2π, 62 जा 120, 120 पाई टी। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, टी यहाँ से निकल जाएगा, 1/240 सेकेंड ये आ जाएगा। यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखो एक 34 नंबर क्वेश्चन है, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इफ इट रिड्यूसेज इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज, इट इंक्रीजेज इन अनदर रीजन प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट फ्रिंज। नंबर ए में कह रहा है एज देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी दीज फेनोमेना आर कंसिस्टेंट विथ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बी में कह रहा है डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड ओनली बाय लाइट वेव्स। ए आपका करेक्ट है क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहता है इस केस में, लॉस और गेन नहीं होता है एनर्जी का। बी में कह रहा है कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस सिर्फ लाइट वेव में होता है, ओनली बाय लाइट, जो गलत है। ये आपका मैकेनिकल वेव में भी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस होता है, साउंड वेव में भी होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यानी ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद आप देखो देखिए क्वेश्चन है 35 नंबर, अ बॉक्स ऑफ मास 15 kg इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ ए स्टेशनरी ट्रॉली। एक स्टेशनरी ट्रॉली है, उस पर 15 kg का एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है। 15 kg का रख दिया जाता है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड ट्रॉली 0. इसके बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.12। कीपिंग द बॉक्स इज स्टेशनरी स्टेट ओवर द ट्रॉली, कह रहा है कि बॉक्स को स्टेशनरी स्टेट में रखना है ट्रॉली पर। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ व्हिच द ट्रॉली कैन बी मूव्ड हॉरिजॉन्टली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस ट्रॉली का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कि ये ब्लॉक इस पर रेस्ट में रहे, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इस पर देखो इसका इस डायरेक्शन मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो मिलेगा तो ये इसको रोकना चाहेगा। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा कैसे, इस पर फोर्स लगाया जाएगा,
तभी मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा। और जब इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन आप दोगे तो ये ब्लॉक इसको रोकना चाहेगा, यानी ऊपर वाले ब्लॉक पर जो 15 kg का ब्लॉक है ये इसको रोकना चाहेगा, तो ये ब्लॉक इस ट्रॉली पर अपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन का, इसको रोकने के लिए न्यूटन थर्ड लॉ से यही फोर्स ये ट्रॉली इस ब्लॉक पर लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा ये एक्सेलरेशन से। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो होगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये आगे बढ़ेगा। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लिया जाता है म्यू इंटू एन, म्यू एम जी। बस सीधा इस ब्लॉक पर जो फोर्स काम करेगा वो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आप लगा दो। इसके लिए म्यू इंटू एन, एन को एम जी लिखा जाता है, एम ए हो जाएगा, एम कट जाएगा, ए आपको चाहिए तो म्यू है 0.12, जी का वैल्यू अगर आप 10 ले लेते हो तो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा। यानी साथ तभी चलेगा जब बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स काम करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन है वो, और उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एम जी। ये मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, जिसका वैल्यू ये आ जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। 35 के बाद आप देखो एक 36 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी और द सिंपल पेंडुलम बॉम्ब भी 0.02 जूल। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ द सिंपल पेंडुलम बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अप्रॉक्सीमेटली। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्पीड पूछा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। यानी जो ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा तो ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 0.02। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और ये 0.02 दिया हुआ है। 2 को उधर आप भेज दो, mv²। मास दिया हुआ है 20 ग्राम, मास दिया हुआ है यहाँ पर देख लो 20 ग्राम, तो इसको kg में ले लेना है। 20 डिवाइडेड बाय 1000 और v², इधर हो जाएगा 2 2 जा 4, 0.04। v² यहाँ से आप निकाल लो, तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर देखो 20 पंचे 150 हो जाएगा। इसको आप गुना कर दोगे 5 चौके 20 और 2 डिजिट के बाद 5 चौक 20, एक जीरो यानी 200, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा 200/100 यानी 2। यहाँ से भी आ जाएगा आपका √2, और √2 का वैल्यू 1.414 होता है, 1.41। ये ऑप्शन दिख रहा है 1.41 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। उसके बाद देखो एक ये 37 नंबर क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन। ए इज मास नंबर, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू 8⁻⁴। ये आपका गलत है, क्योंकि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 4/3 पाई r³। r को लिखा जाता है r0 a⁻⁴ इस पर पावर क्यूब। यहाँ पर आप देख रहे हो a⁻⁴ उस पर पावर क्यूब है, तो ये कट जाएगा। तो वॉल्यूम ए के प्रोपोर्शनल होगा, तो द वॉल्यूम न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट लग रहा है। और ऑप्शन करेक्ट देखने के लिए एक ये करेक्ट है, ये तो रॉन्ग है, ये आपका ए नंबर रॉन्ग है। सी देख लें, डिफरेंस इन एम ऑफ एन एटम एंड इस न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास, ये गलत है आपका। उसके बाद डी देखो, द डिफरेंस इन मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड मास, ये करेक्ट है। न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियॉन्स का मास, कंस्टिट्यूएंट का मास, उसी के मास का डिफरेंस मास डिफेक्ट होता है। यानी कौन कौन करेक्ट हुआ, बी और डी। इसमें कौन कौन करेक्ट हुआ, बी और डी ट्रू, ए एंड सी आर फॉल्स, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आ रहा है। 37। उसके बाद देखो एक ये 38, एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील इंक्रीज फ्रॉम 600 रिवोल्यूशन पर मिनट टू 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट इन 10। यहाँ से ω1 निकलेगा। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आप निकाल लो पहले, f1 फ्रीक्वेंसी आप निकाल लो f1, तो ये हो जाएगा 600 रिवोल्यूशन पर मिनट में है, तो पर सेकेंड में निकालने के लिए 60 से डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 ये 10
रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसी तरीके से यहाँ से ओमेगा 1 आपका आ जाएगा 2 पाई F1, तो 2 पाई इसमें गुना कर देना है, तो F1 है 10, यानी ये 10 दूना 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 2 यहाँ से निकाल लेना है, तो 2 पाई F2 के लिए ये 1200 दिया हुआ है, बाय 60 आप कर दोगे, 0 कटेगा, 6 दूना 12 यानी 20 दूना 40 पाई, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आ जाएगा ओमेगा 2। टाइम दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द फ्लाई व्हील, ये पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द फ्लाई ड्यूरिंग दिस टाइम। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना, यहाँ से पहले अल्फ़ा आप निकाल लो। अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। ओमेगा 2 है 40 पाई माइनस 20 पाई, यानी ये आ जाएगा 20 पाई डिवाइडेड बाय टाइम 10, ये कट जाएगा, तो 0 0 कटेगा, तो 2 पाई आ गया अल्फ़ा का वैल्यू। यहाँ से आप थीटा निकाल लो, थीटा होता है ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ओमेगा 1 कितना आया है बेटा, वो आया है 20 पाई, 20 पाई आया है। टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड, और प्लस हाफ अल्फ़ा का वैल्यू आया है 2 पाई, टाइम 10 का स्क्वायर इंटू 100 हो जाएगा। ये आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 200 पाई, यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, यहाँ 100 पाई रहा है, यानी सोल्व करके जो आपको मिलेगा 300 पाई आएगा। आपको चाहिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कितना चक्कर लगाएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है थीटा बाई 2 पाई, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई एंगल बनता है। टोटल एंगल आपका आया है 300 पाई, तो ये हो जाएगा 300 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई से पाई खत्म, 2 से कटाओगे तो 150 हो जाएगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा 150, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो ये 39 क्वेश्चन, सबमरीन इज डिजाइन टू विथस्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर, हाउ डीप कैन इट गो बिलो द वाटर सरफेस। कह रहा है वाटर सरफेस से कितना नीचे वो होगा जहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर ये होगा। 1 एटमॉस्फेयर 10.5 पास्कल लेना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 लेना है। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, टोटल प्रेशर जो होता है वही एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। P एब्सोल्यूट ये जो होता है बेटा, ये होता है टोटल प्रेशर हुआ, जहाँ पर आपको H रो G ये लिक्विड का प्रेशर होता है, और प्लस P एटमॉस्फेरिक होता है, ये दोनों का सम लिक्विड के अंदर टोटल प्रेशर इतना होता है। आपको H चाहिए, P एब्सोल्यूट दिया हुआ है 100 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू H रो G, और ये 1 एटमॉस्फेयर हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से H रो G इज इक्वल टू 100 माइनस 1 99 एटमॉस्फेयर हो गया, 99 एटमॉस्फेयर 10 टू द पावर 5 है, और H निकालना है, रो नीचे आएगा, रो दिया हुआ है 1000 और G का वैल्यू लेना है 10, तो ये देखो 10 टू द पावर 4 इसका कट जाएगा, 1 0 बचेगा, यानी H कितना आ जाएगा बेटा 990 मीटर, ये आ जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखो ये 40 नंबर, ये मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ये दिया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इधर प्रोडक्शन है। इसमें देखना है कौन सा। एक चीज़ आप देखो गामा रे को देखो, तो गामा रे जो यूज होता है वो होता है रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस, यानी सी का दूसरा। तो सी का दूसरा में देखो कौन कौन है, ये 3 ऑप्शन है। उसके बाद सी का दूसरा होगा, यानी सी का होगा दूसरा। माइक्रोवेव में जो आपको मैच करना है, माइक्रोवेव में आ जाता है क्लिस्ट्रॉन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व, ये आ जाता है। ए का हो जाएगा आपका चौथा, ये याद रखना है। विजिबल लाइट में आ जाता है ये इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स,
एमिट लाइट ऐसा, यानी बी का पहला ये आप देख रहे हो इसमें, यानी बी का हो जाएगा पहला। बच गया कौन सा, इंफ्रारेड का होता है तीसरा, यानी डी का तीसरा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा, ये डी का तीसरा, यही इसका आंसर होता है। उसके बाद देखो एक ये क्वेश्चन है 41 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनसाइड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये करेक्ट होता है, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, ये सही बात है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि इंटेंसिटी सिग्मा पर डिपेंड करता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है कंडक्टर के सरफेस पर इंटेंसिटी। उसके बाद इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, हाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद डी में कह रहा है एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, ये भी करेक्ट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। ई नंबर में कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो एवरीवेयर इनसाइड आउट, ये गलत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है एवरीवेयर, जीरो कहाँ से होगा, जीरो तो इंटेंसिटी होता है, तो ये आपका गलत है, यानी आंसर हो जाएगा ACD, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फॉर ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ of incident radiation does not give rise to the photoelectric effect, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कह रहा है 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड लेने के लिए, मतलब कौन सा वेवलेंथ है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगा, यानी इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो वर्क फंक्शन दिया हुआ है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन को डिनोट किया जाता है 5 से, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इंसिडेंट लाइट का एनर्जी अगर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, ये रखना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट आ जाएगा। तो 1240 बाय ये लैम्डा अगर आप रखते हो 200 तो एक जीरो कट जाएगा, 2 से आप कटाओगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 छक 12 2 2 62 बाई 10, ये आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि वर्क फंक्शन से कम है। अगर इंसिडेंट लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होता है, क्योंकि वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, इतना एनर्जी चाहिए लेकिन मिल रहा है उससे कम, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो पाएगा। यानी पूछ रहा था कि किस वेवलेंथ पर एमिशन नहीं होगा, तो इसी वेवलेंथ पर, यानी 1 ऑप्शन करेक्ट हो, एमिशन नहीं होगा। बाकी इस तीनों में एमिशन हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा इंसिडेंट लाइट का 6.6 से ज़्यादा आ जाएगा तो एमिशन हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। उसके बाद देखो कि ये क्वेश्चन है इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ये एनर्जी दिया हुआ है। रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन दिस केस इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब रेडियस निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये वैल्यू होता है, ई का वैल्यू ये लेना है। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, E इक्वल्स टू -ZE² बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये होता है एनर्जी, और एनर्जी दिया हुआ है -3.4, ये एनर्जी दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये किस में है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू लिख देना है 1.6 10⁻⁻⁹। राइट साइड हो जाएगा -Z यानी हाइड्रोजन एटम का 1, E² यानी 1.6 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर, बाय R, यहाँ पर आप नीचे लिख लो 2R, R निकालना है, और ये 1/4 जो बचेगा उसको लिखा जाएगा इंटू ऊपर में 9 × 10⁻⁹, ये आएगा।
यहाँ से आप सोल्व कर लोगे तो आर आ जाएगा। आर का वैल्यू सोल्व करके ये आता है, ये आपका आ जाता है चौथा ऑप्शन करेक्ट, ये आ जाता है। आप यहाँ से आर निकालोगे, आर इधर ले आओ, इसको नीचे आओगे, माइनस खत्म हो जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 2.1 10⁻10 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो एक 44 नंबर क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस ए पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेज अबव ए सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली, दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सेचुरेशन करंट। ये गलत दिया हुआ है, ये रिवर्स सेचुरेशन करंट नहीं होता है, तो ये सही है। यानी ऐसा ऑप्शन कौन सा है, स्टेटमेंट ए टू स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, यानी दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो एक ये लास्ट क्वेश्चन 45, अ फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय मास, यानी मास ऑफ आर्गन बाय मास ऑफ क्लोरीन ये दिया हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर इज 27 डिग्री, मिक्सर का टेम्परेचर, इन दोनों को मिक्स किया गया तो उसका टेम्परेचर ये। रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड टू द ऑफ द मोलिकुल्स ऑफ द टू गैसेस, जैसे VRMS आर्गन का बाय VRMS क्लोरीन का निकालना है रेशियो। एटॉमिक मास आर्गन का 40 है, मोलिकुलर मास क्लोरीन का 70 U है। RMS स्पीड का जो फॉर्मूला होता है VRMS किसका, आर्गन का डिवाइडेड बाय VRMS किसका, क्लोरीन का, क्लोरीन। VRMS का फॉर्मूला होता है 3RT/m, 3RT, ये तो कांस्टेंट ही है, बाय m आर्गन का लिखा जाएगा, ये रूट में होता है, नीचे 3RT रहेगा, बाय मोलिकुलर मास क्लोरीन का, ये भी रूट में रहेगा। 3RT कट जाएगा, ये जो रेशियो आपको आएगा यही निकालना है, आर्गन का बाय क्लोरीन का RMS स्पीड का रेशियो। ये ऊपर चला जाएगा क्लोरीन का, तो क्लोरीन का मोलिकुलर मास है 70 और यहाँ आर्गन का मोलिकुलर मास है 40, दोनों एक ही यूनिट में, तो यूनिट कट जाएगा और ये रूट में ये कट जाएगा, √7 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को किए। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएं बच्चों, और अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, और फिर आपको और वीडियोज़ के रूप में क्या चाहिए ये आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।